हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? मेरी आवाज आ रही है क्लियरली सबको? यस ऑलराइट, देखो मैंने यस सर। शेयर किया है लास्ट टाइम। अपन ने आई थिंक ये आखिरी पार्ट ये पढ़ा था, हाउ टू फाइंड फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस। राइट, इसके अपन ने दो तरीके देखे थे। पहला जो तरीका था वो बेसिक इंटीग्रेशन से अपन ने सॉल्व किया था, छोटे छोटे एलिमेंट्स लेते हुए। बट वो तरीका काफी लेंदी था, राइट। और इसी का मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, जिसमें तुम एक फ्लूइड एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, और उसके फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसके फोर्सेस को बैलेंस करके तुम बहुत ही इजीली आंसर निकाल सकते हो। ओके, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस मैंने कुछ तुम्हें क्वेश्चंस भी दिए थे होमवर्क के लिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से कुछ डाउट है किसी को? ये वाला एग्जांपल सॉल्व सर। वगैरह? हाँ बता। सर इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे निकालना है वो नहीं समझ रहा है। देख, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे बता, अपन कौन से पार्ट पे फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं? वो कर्व्ड पार्ट द पे ये भी। सिलेंड्रिकल पार्ट ए बी। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स ऑन द कर्व्ड पार्ट। ये ए से बी तक इतना जो रीजन होगा, अपन खाली इसी में फोर्स निकालने के लिए इंटरेस्टेड है, राइट। यस सर। तो इस पे फोर्स निकालने के लिए अभी मैं जिसको रेड कलर में बॉर्डर कर रहा हूँ, इस बॉर्डर के अंदर जो भी लिक्विड होगा मैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ये रेड कलर के बॉर्डर के अंदर जो भी लिक्विड है, अपन लिक्विड का एफवीडी बना रहे हैं। और एफवीडी बनाते हुए अपन सारे फोर्सेस इस पे मार्क कर देंगे। कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा इस पे? एक तो इसका खुद का वेट लग रहा होगा नीचे, यस सर। इसका वेट मार्क कर देते। और जो कर्व सरफेस इस लिक्विड पे फोर्स लगा रहा होगा, वो इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स जो लिक्विड कर्व सरफेस पे लगा रहा होगा। लिक्विड ने यस सर। इफेक्टिवली कर्व सरफेस पे हॉरिजॉन्टल में राइट में लगाया होगा कि लेफ्ट में? लिक्विड ने इफेक्टिवली कर्व सरफेस पे हॉरिजॉन्टल में राइट में लगाया होगा। और वर्टिकल में ऊपर या नीचे? जो लिक्विड ने वॉल पे लगा, नीचे। नीचे। तो ये जो फोर्सेस मैंने मार्क किए, दिस इज बाय लिक्विड ऑन द कर्व्ड वॉल। इसका मतलब कर्व्ड वॉल ने लिक्विड के ऊपर कैसे लगाए होंगे फोर्सेस? इसके एग्जैक्टली लेफ्ट ऑपोजिट। में। यस सर। करेक्ट, लेफ्ट में और ऊपर, ये दो फोर्सेस लगाए होंगे। और इन्हीं दो फोर्सेस को हमें फाइंड करना है, एफ एक्स एंड एफ वाई। तो इसीलिए तो अपन एफ बी डी बना रहे, ताकि अपन फोर्स बैलेंस करके एफ एक्स और एफ वाई ये दोनों अननोन्स निकाल ले। और कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, कोई बता सकता है मुझे? इस लिक्विड के लेफ्ट में भी कुछ लिक्विड होगा ना, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। और लेफ्ट वाले लिक्विड के लिए लिक्विड का ये वाला जो सरफेस है, तुम थ्री डी में इमेजिन कर पा रहे हो, एक वॉल की तरह बिहेव कर रहे हो। इसका ये वाला जो यस सर। विड्थ है, ये 3 मीटर्स दिया हुआ है। और ये जो हाइट है वो ये भी 3 मीटर्स है, उसके रेडियस के इक्वल। तो इसके लेफ्ट में जो लिक्विड है, वो तो हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज के फोर्सेस लगा रहा होगा, जो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि नीचे प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है। बट इसका एक शॉर्टकट तरीका मैंने तुम्हें सिखाया था, याद है? प्रेशर एट COM। प्रेशर एट सीओएम निकाल लो। तो इसका जो सीओएम है वो तो टॉप से 1.5 मीटर्स की डेप्थ में होगा। बट एकदम सरफेस वाला जो लिक्विड है उससे कितना डेप्थ होगा इसका? ये 10 - 3 7 होगा ना, ये वाला हाइट, ये वाला जो हाइट है ये 7 होगा, 8.5। राइट। तो 8.5 मीटर्स के डेप्थ में सीओएम एग्जिस्ट कर रहा है। तो सीओएम पे जो प्रेशर होगा वो अपन सिंपली रो जी इंटू 8.5 लिख सकते हैं। सर और पीएटीएम ऐड क्यों नहीं होता? पीएटीएम डिपेंड करता है सवाल में वो लोग किस तरीके से पूछ रहे। अगर वो लोग नेट फोर्स पूछ रहे, तो इस कर्व वॉल के राइट साइड में भी तो एटमोस्फेयर होगा ना, उसने भी फोर्स लगाया होगा, एटमोस्फेयर का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं ये बात? कैसे? एटमोस्फेयर तो बाहर भी होगा ना इसके। यस सर। तो ये वाला जो एटमोस्फेयर है और लिक्विड के अंदर जो एटमोस्फेरिक प्रेशर का टर्म आएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, अपन सिर्फ लिक्विड की वजह से फोर्स निकल रहे। समझा अभी? तो ये जो लिक्विड है, जो लेफ्ट लेफ्ट वाले साइड से फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को अपन F1 नाम दे देते। तो F1 की वैल्यू प्रेशर एट COM
मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया ऑफ द वॉल, और तुम देख पा रहे हो वॉल का टोटल एरिया 3 into 3 होगा, दिस 3 into दिस 3। समझा ये सबको? ये अपन ने F1 यस निकाल सर। बट देखो अभी ये जो सरफेस है जो लिक्विड अपन एफबीडी के लिए कंसिडर कर रहे हैं, इसके ऊपर भी तो लिक्विड है ना, ये वाला। कितने हाइट का लिक्विड है इसके ऊपर? 7 मीटर्स। और ये लिक्विड इसके ऊपर वाले फेस पे भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा। इसके ऊपर वाले फेस पे जितने भी पॉइंट्स है तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये सारे पॉइंट्स तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही। इन सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा कि अलग होगा? Same. इन Same. सारे पॉइंट्स पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी सिंपली रो जी इंटू 7। तो इस प्रेशर की वजह से जो इफेक्टिव फोर्स लग रहा होगा लेट मी कॉल दैट फोर्स F2। जो मैंने छोटे छोटे एरोज बनाए उनका रिजल्टेंट F2 मान लेते। तो F2 की वैल्यू रो जी 7 प्रेशर इंटू उसका एरिया, और ऊपर वाले फेस का भी एरिया 3 into 3 होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो अपन ने सारे फोर्सेस बना लिए एफबीडी में। टोटल देखो 5 टाइप के फोर्सेस लग रहे। अपन ने जो लिक्विड एफबीडी के लिए कंसिडर किया उसके लेफ्ट में जो लिक्विड वो F1 लगा रहा है। कंसिडर लिक्विड का वेट नीचे, और ऊपर जो लिक्विड है वो F2 नीचे लगा रहा है। और वॉल्स जो है वो इफेक्टिवली हॉरिजॉन्टल में Fx और वर्टिकल में Fy लगा रहे। तो अभी अपन सारे फोर्सेस को इजीली बैलेंस करके Fx और Fy निकाल सकते। मुझे बताओ Fx किसके इक्वल होगा? Fx कौन से फोर्स को बैलेंस कर रहा F1. है? ओनली F1। और Fy जो है वो कौन से दो फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा? Fy Weight plus वेट और वेट प्लस F2। और F1 वेट और F2 ये सारे वैल्यूज तो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, तो तुम्हें इजीली Fx और Fy मिल जाएगा। सबको समझा? ये एफबीडी वाला मेथड हमेशा इफेक्टिव होगा ऐसे टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए। एनी डाउट्स? No, sir. ऑलराइट। सर यस सिद्धार्थ बताओ। सर वो पीछे की पेज 1 मिनट जाओ ना। हाँ बोलो। सर इधर जूम आउट करूँ? सर इधर जो वर्टिकल में लिखा वर्टिकल, हाँ सर, वो नीचे लिखा है ना रो पाई आर स्क्वायर L/4, वो कैसे है? वो m की वैल्यू है ना? ये वेट की वैल्यू है। हाँ वेट क्या होगा? वेट मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो अपन ने जो लिक्विड कंसिडर किया हुआ है उसका जो वॉल्यूम है तो इमेजिन कर पा रहे पूरे सिलेंडर का क्वार्टर है ये। यस सर। पूरे सिलेंडर का क्वार्टर। अगर ऐसे 4 टुकड़े में और जोड़ दूं, एक टुकड़ा इधर और ऊपर और 2 टुकड़े, तो पूरा सिलेंडर बन जाएगा। यस सर। तो अपने कंसिडर्ड लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर L/4 होगा ना, क्योंकि ये लेंथ L दिया हुआ। समझा अभी? ऑलराइट। देखो इसी कॉन्सेप्ट पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भी अच्छे लेवल का सवाल है। बट अगर तुम एफबीडी वाले मेथड को समझ लेते हो तो ऐसे सवाल भी तुम बहुत इजीली कर पाओगे। देखो ये सवाल में क्या निकालना था। ये सवाल को मैं नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ। A solid hemisphere of radius r is immersed in a liquid of density rho. Find the hydrostatic force on the curved surface of the hemisphere. Curved surface of the hemisphere मतलब ये वाले सरफेस पे क्या फोर्स लग रहा होगा ये पूछ रहे इन द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछ रहे प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। प्लेन सरफेस मतलब ये वाले पार्ट पे पूछ रहे फोर्स। एंड थर्ड पार्ट पे इन दोनों का नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। तो पूरे कंप्लीट हेमिस्फीयर पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का रिजल्टेंट होगा। राइट, इसको 1 2 3 नंबर दे दें। तो कैसे अप्रोच करेंगे? अगर मान लो मुझे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। ये एक सॉलिड हेमिस्फीयर है। सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब डायग्राम थोड़ा सा मिसलीडिंग है। इसके अंदर पानी नहीं भरा होगा, पानी खाली इसके बाहर होगा। राइट, ये पूरा सॉलिड, खोखला नहीं है, अंदर से पूरा भरा हुआ है मटेरियल से। तो इसके कर्व सरफेस पे जो लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ पे तुम एक चीज देख पा रहे हो, हेमिस्फीयर लिक्विड के सरफेस को जस्ट टच कर रहा है।
तो डायग्रामेटिकली अगर मुझे मान लो फोर्स को रिप्रेजेंट करना हो, कर्व सरफेस पे लिक्विड फोर्स कैसे लगा रहा होगा, किसी भी सरफेस पे लिक्विड के फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है, उस सरफेस से कितने एंगल पे, सब परपेंडिकुलर 90। परपेंडिकुलर। तो लिक्विड भी ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। ये आई होप तुम लोग डायग्राम इमेजिन कर पा रहे हो। और एक और चीज इमेजिन करो कि मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ मैंने एरो का लेंथ बढ़ा दिया। क्या रीजन से बढ़ाया मैंने एरो का लेंथ? सब प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ गया तो उसकी वजह से फोर्स भी बढ़ गया। तो नॉर्मल इंटीग्रेशन से ये सॉल्व करना सजेस्टेड होगा क्या? तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि नॉर्मल इंटीग्रेशन से कितना लेंदी हो जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी अलग और डायरेक्शन भी अलग। ये बात नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते, अपन ने सॉल्व किया भी था मेथड 1 से लास्ट लेक्चर में, बट काफी लेंदी हो जाएगा। तो क्या सोचना चाहिए इधर मुझे? एफवीडी, हमें एक ऐसा लिक्विड का एलिमेंट चूज करना चाहिए जिसका एफवीडी बना के फोर्सेस को बैलेंस करके अपन फोर्सेस निकाल सके। अभी एक चीज मुझे बताओ, ये जो मैंने ब्लू कलर के फोर्सेस बनाए हुए, ये फोर्सेस कौन किस पे लगा रहा है? सर liquid वाटर बाय लिक्विड ऑन on the सॉलिड कर्व सरफेस, यस और नो? यहां तक फॉलो कर रहे हो सब लोग मुझे? दिस इज yes बाय लिक्विड ऑन द सॉलिड कर्व सरफेस। तो सॉलिड कर्व सरफेस ने भी लिक्विड पे इक्वल एंड ऑपोजिट लगाया होगा। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, इन सारे फोर्सेस का अगर मैं तुमसे रिजल्टेंट पूछता तो इसका रिजल्टेंट तुम कौन से डायरेक्शन में ड्रॉ करते? सोच के बताना। यहाँ पे तुम एक सिमेट्री भी दिखाई दे रहा है, तो इन सबका रिजल्टेंट तुम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में ड्रॉ करते या सिर्फ हॉरिजॉन्टल सिर्फ वर्टिकल? सोच के बताओ। नहीं इमेजिन कर पा रहे हो कोई भी? वर्टिकल। वर्टिकल सब देख पा रहे हो? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं। और एक और चीज तुम विजुअलाइज करना कि ऐसा नहीं है कि ये दो फोर्स खाली दो डायरेक्शन से लग रहे, ये फोर्स और ये फोर्स क्या खाली दो ही डायरेक्शन से फोर्स लग रहे? 3D में अगर इमेजिन करोगे तो पूरा एक सर्कल बन रहा होगा और सर्कल के सारे पॉइंट्स पे फोर्स इसी तरीके से लग रहे होंगे। आई होप 3D में सब इमेजिन कर पा रहे हो, राइट? बट उन सबके भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है, आर यू एबल टू इमेजिन इन 3D दैट ऑल दोस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स will point towards the center of a circle and they will get cancelled? ये चीज तो डाउट नहीं आ रहा किसी को? सब लोग ये मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर रहे एटलीस्ट कि खाली दो ही फोर्स लग रहे और वही कैंसिल हो रहे हॉरिजॉन्टल में? तो इन सब का जो रिजल्टेंट है वो खाली वर्टिकली डाउनवर्ड्स बच जाएगा। इन सबको अगर मुझे एक डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करना, आई कैन से दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द कर्व सरफेस विल बी इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और यही फोर्स हमारा टारगेट है, यही फोर्स हम निकालना चाहते थे, यस और नो? तो इसको फाइंड करने के लिए सब लोग ध्यान से देखो, मैं एक ऐसा लिक्विड का एलिमेंट चूज कर रहा हूं जो इस स्फीयर से टच कर रहा हूं। ये जो स्फीयर था, मैं लिक्विड के एलिमेंट के बॉर्डर को रेड कलर से मार्क कर रहा हूं। ऐसे इमेजिन करो कि अगर तुम एक सिलेंडर में से एक हेमिस्फीयर निकाल दोगे, एक सिलेंडर में से एक हेमिस्फीयर निकाल दोगे, तो जो पार्ट बचेगा उस पार्ट को मैं ब्लू कलर से हैच कर रहा हूं। ये वाला पार्ट बच गया, यस और नो? सिलेंडर में से मैंने बीच वाला हेमिस्फीयर निकाल दिया। बीच वाला हेमिस्फीयर क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो हेमिस्फीयर तो सॉलिड ऑक्यूपाई कर रहा था, ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर रहा था, और ओरिजिनली ये वाले पार्ट में लिक्विड था, राइट? तो मैंने खाली इतना सा लिक्विड ले लिया और we will try to draw the FBD of this liquid. Draw free body diagram of shown liquid. तो अभी कोई मुझे बता सकता है कि ये shown liquid पे फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या फोर्सेस मुझे ड्रॉ करनी चाहिए, क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे इसमें? सब लोग मेरे साथ हो अभी तक? कुछ डाउट है तो पूछ लो। उसका वेट नीचे, उसका वेट नीचे लग रहा होगा, वेरी गुड। तो इसका जो इफेक्टिव वेट है उसको W मान लेते, और ये W जो है, WT जो है, मैंने पूरे का वेट मान लिया, तो यहाँ पे मैं अलग से ड्रॉ करके शो नहीं करूंगा, सबका मिला के मैंने वेट WT मान लिया। और क्या फोर्स लग रहा होगा?
नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स। तो लिक्विड ने अगर कर्व सरफेस पे एफ फोर्स नीचे लगाया तो कर्व सरफेस ने सेम एफ फोर्स इस लिक्विड पे ऊपर लगाया होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय कर्व सरफेस ऑन द लिक्विड, राइट। Yes, और sir. इस लिक्विड के लेफ्ट में जो लिक्विड था, यहाँ पे जो लिक्विड था इसके लेफ्ट में, क्या वो कोई भी इफेक्टिव फोर्स लगा पाएगा? वो तो सर्कुलर सिमेट्री है ना। अगर लेफ्ट में यहाँ पे कोई लिक्विड फोर्स लगा रहा है तो यहाँ से वो फोर्स कैंसिल हो जाएगा। अगर इसके पीछे की साइड से लिक्विड ऐसे फोर्स लगा रहा है तो इसके आगे की साइड से ये वाला फोर्स कैंसिल हो जाएगा। सब इमेजिन कर पा रहे हो? हॉरिजॉन्टल में तो सारे फोर्सेस कैंसिल हो गए, तो बस यही दो फोर्स लग रहे। तो फोर्स इक्वेशन क्या होगा? इन दोनों फोर्सेस को मैं बैलेंस कर सकता हूँ। तो F की वैल्यू विल बी सिंपली इक्वल्स टू द वेट ऑफ द शोन लिक्विड, यस और नो? Yes, sir. और शोन लिक्विड का वेट क्या होगा? उसका डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम। ये वाले पार्ट का अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का जो हाइट है वो भी आर के इक्वल है, सिलेंडर का जो बेस का रेडियस है वो भी आर के इक्वल है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू आर होगा, और माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हमें मास दे रहा है, इंटू जी ये हमें वेट दे रहा होगा। तो अपन ने फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल लिया। सॉलिड स्फीयर के कर्व सरफेस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फाइनली किसके इक्वल आ रहा है? 1/3 रो पाई आर क्यूब जी। ये समझ में आया कि नहीं सबको फर्स्ट पार्ट? Yes, sir. सेकेंड पार्ट तो काफी आसान है। सेकेंड पार्ट में तो वो पूछ रहे हैं कि प्लेन सरफेस पे क्या फोर्स लगा है। तो प्लेन सरफेस मतलब ये वाला सरफेस, और ये वाले सरफेस पे लिक्विड कहाँ से फोर्स लगा रहा होगा? नीचे से या ऊपर से? इसके नीचे से। इसके नीचे लिक्विड होगा, ऊपर तो खुद सॉलिड है ना, ऊपर तो खुद स्फीयर। तो इसके नीचे जो लिक्विड होगा वो फोर्स कैसे लगाएगा? उसके लिए अपन यहाँ पे प्रेशर निकाल लेंगे। ये सारे येलो पोर्शन में सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम या अलग? Same. सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम, और वो रो जी आर के इक्वल होगा। तो सेकेंड पार्ट का तो आंसर अपन एक लाइन में निकाल सकते हैं, प्रेशर रो जी आर इंटू बेस का एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। तो रो पाई आर क्यूब जी, ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। और ये कौन से डायरेक्शन में लग रहा होगा? ये फोर्स नीचे से जो लिक्विड है वो इस फेस पे फोर्स कौन से डायरेक्शन पे लगा रहा होगा? Sir, upwards. अपवर्ड डायरेक्शन में, वेरी गुड। तो फिर ये सेकंड फोर्स पार्ट रिपीट करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ? सेकंड पार्ट एक बार बताओगे सर आप? देख, सेकेंड पार्ट में अपना टारगेट क्या है? जो नीचे का बेस है उस पे अपन को नेट फोर्स निकालना है, राइट। यस सर। तो उस पे अपन ने सबसे पहले तो ये प्रेशर निकाल लिया। प्रेशर जो है वो रो जी आर होगा क्योंकि वो आर डेप्थ में लाई कर रहा है। यस सर। सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम है ना। तो प्रेशर को जब मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये F2 फोर्स जो है वो प्रेशर इंटू एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर ये आ यस गया सर। F2। यस सर। तो जो नेट फोर्स होगा मुझे बताओ, नेट फोर्स को मैं क्या लिखूं? नेट फोर्स विल बी एफ F प्लस माइनस F2। अच्छा देखो, कंफ्यूज मत होना डायग्राम से। ये वाला जो F2 है ये कर्व सरफेस ने लिक्विड पे लगाया, मगर लिक्विड ने तो कर्व सरफेस पे F नीचे लगाया था ना, और नीचे वाले Yes, लिक्विड ने sir. फ्लैट सरफेस पे F2 ऊपर लगाया था। तो सॉलिड हेमिस्फीयर पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो F2 माइनस F होगा। F2 माइनस F मतलब रो पाई आर क्यूब जी माइनस 1/3 रो पाई आर क्यूब जी। तो फाइनल आंसर 2/3 रो पाई आर क्यूब जी आ जाएगा। और किसी भी इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट पे लिक्विड जो भी नेट फोर्स लगाता है उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? बाय यस, वेरी गुड। सो दिस इज एक्चुअली द बुएंसी फोर्स जो अपन ने बहुत ही बेसिक तरीके से कैलकुलेट किया यूजिंग प्रेशर्स। और अगर मान लो थर्ड पार्ट तुम्हें खाली थर्ड पार्ट पूछा होता, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं पूछा होता, तो खाली थर्ड पार्ट का आंसर निकालने के लिए क्या तुम्हें इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती? उसका रिजल्ट तो हमें ऑलरेडी फॉर्मूला से पता है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बुएंसी फोर्स? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी। अच्छा, वॉल्यूम इमर्स्ड क्या होगा?
इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो कि 2/3 पाई आर क्यूब होता है इनटू जी। तो देखो बुएंसी फोर्स के फॉर्मूला से भी सेम रिजल्ट आ रहा है, राइट। सो बेसिकली अपन प्रेशर डिफरेंस से जो भी फोर्स निकलते, जो भी नेट फोर्स निकलते, वो बुएंसी फोर्स के ही इक्वल होते। ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. All right. So let's move on to new theories. ओके सबने रोटेशन पढ़ा है ना, सबको टॉर्क निकालना आता है एटलीस्ट रोटेशन में। ये बेसिक थियरी तो सबने पढ़ रखा होगा रोटेशन में। Yes, sir. ऑलराइट। सो इमेजिन करो कि एक डैम, पानी को किसी भी रिजर्वोयर में स्टोर करने के लिए डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है, राइट। तो ये डैम हमने यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये रिजर्वोयर का बेड, दिस इज द रिजर्वोयर बेड, और ये डैम का पर्पस है इसके लेफ्ट साइड में पानी को स्टोर करना। तो इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ओके। और इस डैम का जो हाइट है, ये हाइट मान लेते हैं h। ऑलराइट, अभी मुझे बताओ ये पानी जो है वो डैम को रोटेट करने की कोशिश करेगा, और अगर करेगा तो कौन से सेंस में रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ये इसको किस तरीके से टॉपल कर देगा? Clockwise. सर एंटी क्लॉकवाइज। पानी फोर्स किस तरफ लगा रहा है इस डैम पे? पानी जो है वो इस Right डैम पे की। फोर्स राइट की तरफ लगा रहा होगा। ये फोर्स बढ़ते जाएगा ना जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे, क्योंकि प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो तुम देख पा रहे हो ये डैम इस तरीके से टॉपल हो जाएगा। अगर प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्शन नहीं किया होता तो ये इस तरीके से टॉपल हो जाता। क्लॉकवाइज सेंस में ये टॉपल होने की टेंडेंसी रख रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर। बट सर फोर्स तो नीचे ज्यादा है ना। अच्छा कौन से पॉइंट के अबाउट? अच्छा देखो, एक ये तुमने सही बोला, अगर तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखते हो तो क्लॉकवाइज सेंस में होता, बट यहाँ पे मैं ये वाले पॉइंट के अबाउट निकल रहा हूँ। मुझे एक चीज बताओ कि ये जो डैम है इसको तुम रिवर बेड पे खाली कंस्ट्रक्ट करके ऐसे रख दोगे या इसको किसी डेप्थ तक गाड़ के रखोगे? अगर मान लो तुम सिविल इंजीनियर होते और तुम्हें एक डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जाए, तो तुम ऐसे बड़ा सा डैम, कंक्रीट का डैम बना के रिवर बेड पे ऐसे ही रखना प्रीफर करोगे या उसको नीचे गाड़ना प्रीफर करोगे किसी डेप्थ तक? यस सर, गार्डनर वगैरह। किसी डेप्थ तक उसको गाड़ के रखोगे ना। यस सर। अगर मान लो उसको मैंने ऐसे ही रख दिया होता, ऐसे ही मैंने अगर रिवर बेड पे रख दिया होता, तो तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल सही है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता। अगर तुम सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क देखते तो जो नीचे वाले फोर्सेस है उनका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वुड हैव बीन मच मोर कंपेयर टू ऊपर वाले फोर्सेस का क्लॉकवाइज टॉर्क, और ये डैम कुछ समय के बाद ऐसा हो जाता। तो कितने से बड़ा डैम तुम रख दो इधर, उससे कुछ फायदा नहीं होता। कुछ समय के बाद ये ऐसा हो जाता और पानी नीचे से फ्लो कर जाता, राइट। सो दिस इज वेरी पुअर कंस्ट्रक्शन। बट एक्चुअल प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होगा, अपन इसको नीचे गाड़ के रखेंगे तो जो नीचे वाला जो डेप्थ है, वो सारी चीजें सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है कि कितने डेप्थ तक उसको गाड़ना चाहिए, ये सारी डिजाइनिंग में आ जाती। तो मान लो इसको मैंने यहाँ तक ग्राउंड के अंदर गाड़ के रखा है, तो अभी मुझे बताओ कि डैम की टेंडेंसी कैसे रोटेट करने की होगी। ये डैम जो है वो ऐसे घूमना प्रिफर करेगा क्लॉकवाइज, बट क्या नीचे वाला जो मटेरियल है, नीचे वाला जो ग्राउंड है, वो उसको ऐसे घूमने देगा? नो सर। वो उसको पकड़ के रखेगा, राइट। तो अगर मैं तुमसे सिर्फ पॉइंट पी के अबाउट पूछता, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, पॉइंट पी, इसके अबाउट टॉर्क का सेंस क्या होगा? एक और चीज मुझे बताओ कि जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम जब भी होता है, तब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क अपन बैलेंस कर सकते हैं ना। ये तुमने रोटेशन में यस पढ़ा सर। होगा। Yes, और sir. यहाँ पे ऑब्वियसली डैम विल आल्सो बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क लिखता हूँ, तो पॉइंट पी के अबाउट इन सारे फोर्सेस का टॉर्क तुम देख पा रहे हो क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है। और यस इस सर। टॉर्क को बैलेंस कौन कर रहा होगा? नीचे वाले फोर्सेस। नीचे जो मैंने गाड़ा है वहां से ग्राउंड कुछ ऐसे फोर्स लगा के इसको बैलेंस कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करके।
Yes, sir. ओके तो हमारा टारगेट क्या है इधर? वी विल जस्ट ट्राई टू फाइंड टॉर्क ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, torque of all these forces about point P। और ये तुम्हें अच्छे से आता है, रोटेशन में तुम पढ़ चुके हो। बट मुझे बताओ ये सारे फोर्सेस हर एक पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड के हैं कि अलग अलग मैग्नीट्यूड के? सर अलग मैग्नेट। अलग अलग। और हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी पॉइंट पी से अलग होगा, है ना? Yes, टॉर्क का sir. तो अपन को ये वाला फॉर्मूला पता है, टॉर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तुमने पढ़ा होगा टॉर्क का ये फॉर्मूला। बट यहाँ पे हर एक पॉइंट पे फोर्स भी अलग, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस भी अलग। तो क्या डायरेक्टली मैं फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊंगा या मुझे छोटा सा एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन यूज करना चाहिए? सर इंटीग्रेशन। एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, किसी भी y डेप्थ में चले जाओ, और इस y डेप्थ में जाते हुए dy थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो। तो इस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा, लेट अस कॉल दैट फोर्स df। df की वैल्यू क्या होगी? रो जी वाई इनटू इस एलिमेंट का एरिया। 3D में इमेजिन करो कि ये एलिमेंट ऐसे दिख रहा होगा, अंदर की तरफ इसका लेंथ l मान लेते, और इसका थिकनेस कितना माना है अपन? dy. dy। तो इसका एरिया कोई बता सकता है मुझे क्या होगा? L dy. वेरी गुड, एल डी वाई। तो इस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो रो जी वाई इंटू एल डी वाई लग रहा होगा, और ये फोर्स राइट की तरफ लग रहा है इसमें। ये डीएफ को मैंने अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो इस डीएफ का जो टॉर्क होगा नीचे वाले पॉइंट के अबाउट, उसको डी टाउ बोल देते। अच्छा, इस डीएफ का डिस्टेंस नीचे वाले पॉइंट से कितना है? H minus y. एच माइनस वाई। तो नीचे वाले पॉइंट के अबाउट जो इसका टॉर्क होगा वो डी एफ इंटू एच माइनस वाई होगा। सो दैट विल कम आउट टू बी रो जी एल, कॉन्स्टेंट ले लो डी एफ में से, y इंटू एच माइनस वाई इंटू डी वाई, ये टॉर्क होगा डी टाउ। और इन सारे टॉर्क्स का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, सारे एलिमेंट्स पे जो टॉर्क है वो पॉइंट पी के अबाउट तो क्लॉकवाइज सेंस में होगा ना, तो मैं उन सबको ऐड अप कर सकता हूँ नेट टॉर्क निकालने के लिए। सो नेट टॉर्क विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस लिमिट्स जीरो से एच, सारे एलिमेंट्स को कवर करने के लिए। तो ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, वाई एच माइनस वाई स्क्वायर, इसका अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जो पहला टर्म है उसका इंटीग्रेशन कितना होगा? h तो कांस्टेंट है, तो h को इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, वाई स्क्वायर बाई 2, एंड सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, एंड लिमिट जीरो से h। तो जीरो लिमिट पे तो जीरो ही आंसर आएगा, तो मुझे बस अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। तो टाउ नेट की वैल्यू अपन को इससे मिल जाएगी, रो जी एल, अपर लिमिट h डालने पर दोनों टर्म्स में h क्यूब तो आ ही जाएगा, तो h क्यूब भी बाहर ले लो, और अंदर 1/2 माइनस 1/3 विच इज 1/6, ये बच जाएगा। समझ में आया ये सबको? Yes. सर वो डायग्राम बता दूंगी कौन सा डायग्राम? आपने बनाया ना ऊपर? ये डायग्राम में क्या नहीं समझा बताओ। सर वो एलिमेंट लिया ना कैसे वो? देख, एलिमेंट अपन ले रहे हैं किसी भी वाई डेप्थ में जा रहे हैं अपन, और वाई डेप्थ में ये डी वाई थिकनेस का मैंने एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट ऐसे दिखाई देगा देखो 3D में। तो इस एलिमेंट पे इस डायरेक्शन पे फोर्सेस लग रहे होंगे ना। सर वो बेंड क्यों लिया अपने एलिमेंट? मैं 3D में देखो विजुअलाइज करवा रहा हूँ, 3D में अंदर की तरफ भी जा रहा होगा ना, ये दीवार मान इसको एक बॉल की तरह देख, तो ये दीवार अंदर की तरफ जा रहा होगा, ये जो लाइन है दिस लाइन इज गोइंग इनवर्ड्स। विजुअलाइज कर पा रहे हैं 3D में? यस सर। तो ये वाला जो एलिमेंट है इस पे जो डीएफ फोर्स लग रहा होगा वो इसके इक्वल होगा रो जी वाई इंटू उसका एरिया, और इस डीएफ का फिर अपन ने टॉर्क निकाल लिया, टॉर्क विल बी डीएफ इंटू उसका डिस्टेंस। उसका डिस्टेंस कितना है? h माइनस वाई फ्रॉम पॉइंट पी। समझा ये सब? ओके सर। ये टॉर्क निकालना इंपॉर्टेंट क्यों है?
किसी भी स्ट्रक्चर के डिजाइन के लिए अपन को ये तो पता होना चाहिए ना कि उस पर लोड कितना आने वाला है। जिस रिजर्वॉयर के लिए मैं उस डैम को डिजाइन कर रहा हूँ, उस रिजर्वॉयर का पानी इस पे कितने फोर्सेस अप्लाई करने वाला है, कितना टॉर्क अप्लाई करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि डैम कितना मोटा होना चाहिए, उसको मुझे कितना अंदर डीप गाड़ना चाहिए, राइट। एक और चीज तुमने नोटिस करी होगी, मैंने जो डायग्राम बनाया है, क्या डैम एक्चुअल में ऐसी शेप का होता है, यूनिफॉर्म थिकनेस का, एक पतली सी दीवार जैसा? नो सर, कहाँ No, से sir. उसका थिकनेस ज्यादा होता है, ऊपर से या नीचे से? नीचे से. नीचे से। करेक्ट। एक्चुअल शेप जब तुम देखोगे किसी भी डैम का, सबने आई एम श्योर डैम्स तो देखा ही होगा अपने लाइफ में, तो एक्चुअल शेप ऐसा होता है, नीचे से वो और ज्यादा थिक होते जाता है, राइट। एंड ऑब्वियसली अंदर भी वो गाढ़ा हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि उसको खाली रख दिया इस पे। इसका फायदा क्या होगा, इसके दो एडवांटेजेस। एक, नीचे की तरफ फोर्सेस की वैल्यू बढ़ती जा रही, तो एक्स्ट्रा फोर्स को झेलने के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल मिल गया इस डैम को यहाँ पे। एंड सेकेंड, ये फोर्सेस इसको क्लॉकवाइज सेंस में टॉपल करने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि नीचे का जो लेंथ है वो ज्यादा हो गया, तो नॉर्मल फोर्स राइट में शिफ्ट होके इस क्लॉकवाइज सेंस के टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज सेंस टॉर्क प्रोवाइड करके बैलेंस कर सकते हैं। तुमने रोटेशन में टॉपलिंग इफेक्ट पढ़ा है? यस सर, शिफ्ट तुमने अब देखा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होके टॉपल होने से रोकने की कोशिश करता है, राइट। तो इसीलिए डैम का डिजाइन इस तरीके से किया जाता है, वो नीचे से थोड़ा सा मोटा होता है। सबको समझ में आ गया थियोरी? इसको लिख लो। सर आप हेडिंग दिखा सकते हैं? टॉर्क ऑन अ वर्टिकल सरफेस ड्यू टू फ्लूइड्स। लिख के हो जाए तो प्लीज लेट मी नो। डन, ओके। सर 1 मिनट। ये रिजल्ट भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए किस तरीके से अपन ये रिजल्ट डिराइव किया, क्योंकि सवाल में अगर थोड़ा भी कंडीशन चेंज कर दिया तो रिजल्ट अलग भी आ सकता है, बट ये तरीका सेम रहेगा। ओके, रो जी एल, एक्चुअली ये जो गिवन कंडीशन है उसके लिए तुम इसको मेमोराइज कर सकते हो कि अगर ऐसा दीवार है और
लिक्विड ऊपर तक भरा हुआ है, तो उस लिक्विड का टॉर्क दीवार के ऊपर उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट ये होगा। बाय 6 का फैक्टर आ रहा है इसमें, ये याद रखना। रो जी एल एच क्यूब बाय 6। रो जी एल तो प्रेशर होता है, इंटू एच स्क्वायर इंटू एरिया का यूनिट तुम्हें फोर्स देगा, और इंटू एक और एच, ये तुम्हें टॉर्क का यूनिट दे देगा। तो रो जी एल प्रेशर इंटू एच स्क्वायर इंटू एच, इस तरीके से तुम याद रख सकते हो, ये टॉर्क के इक्वल होगा, और नीचे एक 6 का फैक्टर आ जाएगा। ओके, डन, सबका नोट करके हो गया? ऑलराइट, देखो अभी यहाँ पे जो मैंने फोर्सेस ड्रॉ किए, मैंने जो टॉर्क निकाला इन सारे फोर्सेस का, अगर मान लो इन सारे फोर्सेस को मुझे एक ही पॉइंट पे अप्लाई करना होता, सच दैट उस पॉइंट पे भी अप्लाई करने पर मुझे सेम टॉर्क मिलता, तो उस पॉइंट को अपन कैसे लोकेट करेंगे और उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे वो समझ लेते। ये वो दीवार थी और ये पॉइंट पी था जिसके अबाउट मैंने टॉर्क निकाला था। कौन से फोर्सेस का? ये सारे फोर्सेस का। ये सारे फोर्सेस का मैंने ऑलरेडी टॉर्क निकाल लिया था पॉइंट पी के अबाउट, जो कि रो जी एच, नहीं सॉरी, रो जी एल एच क्यूब बाई 6 इसके इक्वल आया था, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द वॉल विच इज गोइंग इनसाइड। अगर मान लो इन सारे फोर्सेस को मैं एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस करता, एफ, वेयर दिस एफ is the resultant of all the forces, और इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसको भी मान लेते हैं क्यू। तो अगर मान लो इन सारे फोर्सेस को मैं इनके रिजल्टेंट एफ से रिप्लेस करता और उसको एक पॉइंट क्यू पे अप्लाई करता, सच दैट इस एफ का भी टॉर्क सेम आ रहा होता पॉइंट पी के अबाउट, तो उसके लिए पॉइंट क्यू का जो लोकेशन है वो हमें निकालना आना चाहिए, तो उसके लोकेशन को पॉइंट पी से वाई डिस्टेंस पे मान लेते। अच्छा, ये रिजल्टेंट क्या होगा इसका तरीका तो सबको आता है निकालना, प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास, रो जी एच बाई 2 इंटू एरिया इंटू एच एल, याद है ये सबको? यस सर। तो रिजल्टेंट एफ की वैल्यू तो अभी हमको आसानी से निकालना आता है, रो जी एच स्क्वायर एल बाई 2, और अगर इस रिजल्टेंट एफ को मैं वाई डिस्टेंस पे अप्लाई करता हुआ मान लूँ, तो खाली इस एफ का जो टॉर्क है वो एफ वाई होगा, और हम चाहते हैं कि ये दोनों टॉर्क सेम हो, तो इस एफ वाई को अपन एक्चुअल टॉर्क के इक्वल कर सकते, एफ की भी वैल्यू डाल दो, रो जी एच स्क्वायर एल बाई 2, तो इसको सॉल्व करने पर एल कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, खाली एक एच बचेगा, तो इसको सॉल्व करने पर तुम देख पा रहे हो y की वैल्यू h बाई 3 आ रही है। इसका मतलब क्या है? लिक्विड जो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग फोर्स लगा रहा है, इन सारे फोर्सेस को अगर मैं एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर दूं, जो ओरिजिनल सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा, तो सिंगल फोर्स को अगर मैं बेस से h बाई 3 डिस्टेंस पे अप्लाई करता हूँ, तो वो सिंगल फोर्स भी मुझे सेम टॉर्क देगा। ओके, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? और उस पॉइंट को अपन बोलेंगे डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तुमने रोटेशन में भी ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे ना? ओके, इसको नोट कर लो, कुछ नहीं समझा हो तो पूछ लो।
हो गया लिख के? Yes, sir. 1 minute. ऑलराइट, ले लो, समराइज कर दो। ऑलराइट, चलो, कुछ डाउट नहीं है ना किसी को भी? ओके, सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आर्किमिड्स प्रिंसिपल। आर्किमिड्स प्रिंसिपल को यूज करके अपन बुएंसी फोर्स निकाल सकते हैं। सबको बुएंसी फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि बुएंसी फोर्स जो है वो प्रेशर की वजह से जो ओवरऑल फोर्स आता है उसी नेट फोर्स को अपन बुएंसी फोर्स बोलते हैं। बट नेक्स्ट टाइम से तुम्हें प्रेशर की वजह से अलग से फोर्सेस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो। बुएंसी फोर्स B इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो इमर्स्ड टाइम्स G। और फॉर्मूला में जो ये टर्म है रो एल वी आई जी, ये टर्म किसका वेट रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई बता सकता है मुझे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी, ये किसी का तो वेट रिप्रेजेंट कर रहा है ये टर्म। सर जो लिक्विड Emerge ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेस किया है। करेक्ट, जो लिक्विड ऑब्जेक्ट की वजह से डिस्प्लेस हो गया। सो दिस इज वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड। अपने हीट एंड थर्मो में भी इसके बारे में काफी डिस्कशन किया था, ये फॉर्मूला अपने काफी बार यूज किया था। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी इसको अपन बार बार यूज करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी। और ये बुएंसी फोर्स, एक और चीज याद रखना कि किसी इमर्स्ड ऑब्जेक्ट पे जो लिक्विड ऊपर से और नीचे से फोर्स लगाएगा, उन्हीं फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा F2 माइनस F1, वही इसके इक्वल आ जाता है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिक्विड नेट फोर्स कितना लगाएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर लिक्विड एक्सेलरेट नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन ऑफ द वेसल इन विच लिक्विड इज फिल्ड, उसको अगर मैं 0 मान लूं, तो लिक्विड के सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस exerted by the liquid on the object, on the immersed object, will be 0। मतलब इफेक्टिवली जो नेट फोर्स होगा, नेट बुएंसी फोर्स, वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा। समझा ये लॉजिक? अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो, एक्सेलरेशन अगर नॉन जीरो होगा, उस केस में लिक्विड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देगा, और वो कितना अप्लाई करेगा उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज सब लोग ऑब्जर्व करो, नोटिस करो, कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैं कंटेनर के बेस से वेल्ड कर दूं, ये डायग्राम को देखो, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं कंटेनर के बेस से वेल्ड कर दूं, तो क्या इस ऑब्जेक्ट के नीचे कोई भी लिक्विड जा पाएगा? नो सर। इस ऑब्जेक्ट के बेस पे कोई भी लिक्विड नहीं जा पाएगा, तो इस केस में लिक्विड नीचे से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, राइट? हॉरिजॉन्टल में तो यहाँ पे भी दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। और ऐसे सिचुएशन में अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द नेट फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन ऑब्जेक्ट, तो क्या ऐसे सिचुएशन में तुम रो एल इंटू वी आई इंटू जी ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे? ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तब वर्क कर रहा था जब लिक्विड नीचे से भी फोर्स लगा पा रहा था, नॉर्मल सिचुएशन, जब ऑब्जेक्ट नॉर्मल तरीके से इमर्स था, राइट? तो इस केस में ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, और इस केस में तुम्हें नेट फोर्स कैसे निकालना होगा? नॉर्मल प्रेशर वाले तरीके से। इस केस में अगर तुम्हें फोर्स निकालना है तो तुम इस पॉइंट 1 पे प्रेशर निकालो, इसको पॉइंट 2 मान लेते, इस पॉइंट 2 पे प्रेशर निकालो, तो F2 की वैल्यू प्रेशर एट पॉइंट 2 इनटू एरिया ऑफ दिस फेस, इसका जो भी एरिया होगा
इनटू प्रेशर, इस तरीके से तुम नेट फोर्स निकाल सकते हो, राइट? समझा ये लॉजिक सबको? सर वो mg नहीं आएगा? mg तो वेट है ना, मैं बात वो कर रहा हूँ रिजल्ट नेट फोर्स करके। अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट। लिक्विड ने ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया है, मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ। वेट तो आएगा ही ऑब्वियसली, बट लिक्विड ने ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया वो अपन कैसे निकालेंगे? प्रेशर इनटू एरिया से। वहां पे ये वाला फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। समझा ये लॉजिक? तो इमर्स्ड ऑब्जेक्ट का अगर मान लो नीचे का जो हिस्सा है, उसका जो बेस है, वहां पे अगर लिक्विड नहीं पहुंच पा रहा, तो उसके वो वाले पोर्शन में लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो अपन सर बुएंसी ये फोर्स का डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, सर यस बताओ। सर ये F2 इक्वेट क्यों किया? इक्वेट कहाँ किया मैंने? तो F2 की वैल्यू निकाली है ना, अब प्रेशर इनटू एरिया। मैंने F2 को इक्वेट किसी से थोड़ी किया, मैंने F2 को किसी से बैलेंस नहीं करवाया था। मैं तो बस सिंपल देखो लिक्विड ने ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया होगा वो निकाल के दिखा रहा हूँ। हाँ ओके सर। हाँ और ये लॉजिक सबको समझ में आया कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो रिजल्ट है तभी अपन लगा सकते हैं जब लिक्विड ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से फोर्स लगा पाए। बट इस सिचुएशन में तो लिक्विड का फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा इफेक्टिवली? लिक्विड ने ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाया होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की। नीचे की तरफ, और वो तुम प्रेशर से ही निकाल पाओगे। अंडरस्टूड? ये सारी चीजें नोट कर लो। बुएंसी फोर्स का फॉर्मूला इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और इसी को आर्किमिड्स प्रिंसिपल बोलते हैं, ये भी नोट कर लेना। आई एम श्योर ये सबने स्कूल में एक बार पढ़ा होगा, आर्किमिड्स प्रिंसिपल। और उसके बाद ये 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी नोट कर लो। वेसल का अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो लिक्विड का नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे 0 होगा। किसी भी इमर्स्ड ऑब्जेक्ट पे लिक्विड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 फोर्स अप्लाई करेगा और नेट फोर्स उसका वर्टिकली अपवर्ड्स होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के नीचे लिक्विड नहीं पहुंच पा रहा तो अपन रोएल वीआईजी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, और उसके इसमें नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। ओके, ये सारी चीजें नोट कर लो। हो गया लिख के? लिख के हो जाए तो बता देना मुझे। डन सर। ऑलराइट, चलो। लेट्स मूव ऑन। देखो अभी फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट कैसे डिसाइड करेंगे, ये भी अपने हीट एंड थर्मो में पढ़ा था। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लिक्विड के अंदर फ्लोट करना है तो लिक्विड का जो बुएंसी फोर्स है वो उसके वेट को बैलेंस करना चाहिए, राइट? फॉर एनी ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ बुएंसी मस्ट बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड। सॉरी, वेट ऑफ द लिक्विड नहीं होना चाहिए था इधर, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए था।
बुएंसी फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस करना चाहिए। बुएंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने? वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू mg, और m को अपन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू g लिख सकते। g को कैंसिल कर दो तो फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। vi मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विच इज इमर्स्ड, एंड vs मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। फ्लोटिंग कंडीशन का अपने पास ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से अपन देख पा रहे हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये vi अपॉन vs के इक्वल होना चाहिए। और मुझे बताओ इस इक्वेशन का जो RHS है vi अपॉन vs, vi मतलब सॉलिड का खाली इमर्स्ड वाला पोर्शन और vs मतलब टोटल पोर्शन, तो क्या RHS कभी भी 1 से बड़ा हो पाएगा? क्या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम डूब पाएगा, कभी भी इमर्स हो पाएगा? No, sir. सो दिस टर्म इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू कब होगा? जब वो पूरा का पूरा डूब जाए, पूरा का पूरा इमर्स हो जाए, राइट। तो फ्लोटिंग कंडीशन से अपन को पता चला कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से छोटा होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर पाएगा। और अगर इक्वल हुआ मतलब वो पूरा जस्ट डूब जाएगा और पूरा डूब के फ्लोट करेगा, इट विल जस्ट बी कंप्लीटली इमर्स्ड, राइट। तो ये पहला कंडीशन है, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, उस केस में वॉल्यूम इमर्स्ड सॉलिड के टोटल वॉल्यूम से कम होगा और सॉलिड फ्लोट कर जाएगा। और अपन साथ में ये भी निकाल सकते हैं कि उसका कितना फ्रैक्शन इमर्स्ड होगा, ये भी अपन ने लॉज ऑफ थर्मो में पढ़ा था, थर्मल एक्सपेंशन वाले सेक्शन में पढ़ा था अपन ने इसको। इमर्स्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, दिस फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये रिजल्ट भी याद रखो, ओके। जल्दी से इसको नोट कर लो, पहला पॉइंट। डन सर। ओके, फिर सेकंड केस देखो। ये वाले केस में अपन ने देखा कि अगर लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा है तो सॉलिड कंफर्टेबली उसके ऊपर फ्लोट कर जाएगा। सेकंड कंडीशन, अगर मान लो डेंसिटीज एग्जैक्टली इक्वल हो गई तो उस केस में सॉलिड पूरा का पूरा डूब जाएगा, बट डूबते हुए उसका वेट और बुएंसी बैलेंस हो जाएगा, वो नीचे एसलेट नहीं करेगा। इसका मतलब अगर मैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर कहीं पे भी छोड़ू, अगर मान लो मैं सॉलिड को यहाँ पे रख के छोड़ रहा हूँ तो वहीं पे फ्लोट करेगा। अगर मान लो मैं उसको लिक्विड के अंदर डीप ले जाऊँ और डीप ले जाके छोड़ दूँ तो भी उस पर बुएंसी फोर्स सेम ही रहेगा ना, क्योंकि एज लॉन्ग एज ये पूरा का पूरा सॉलिड इमर्स्ड है तो मैं उसको कितना डीप ले जा रहा हूँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बुएंसी फोर्स ये वाले केस में और ये वाले केस में, दोनों केस में सेम होगा, क्योंकि अपन ने इसको डिफाइन किया था डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी, और इन दोनों ही केसेस में पूरा का पूरा वॉल्यूम इमर्स्ड है, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट का और सॉलिड का डेंसिटी, सॉरी ऑब्जेक्ट का और लिक्विड का अगर डेंसिटी इक्वल है तो ऑब्जेक्ट को तुम लिक्विड के अंदर कहीं पे भी छोड़ दो वो पूरा इमर्स्ड रहते हुए इक्विलिब्रियम पे रहेगा, एसलेट नहीं करेगा, राइट। थर्ड केस, अगर सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा हो गया, इस केस में अगर तुम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी छोड़ते हो तो ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा इमर्स तो हो ही जाएगा, मगर इमर्स होने के बाद भी क्या लिक्विड का बुएंसी फोर्स उसके वेट को बैलेंस कर पाएगा? ये वाला डायग्राम देखो, ये डायग्राम में तुम देख पा रहे हो नीचे का जो वेट है वो बुएंसी से ज्यादा होगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एसलेट करेगा, और एसेलरेशन कितना होगा उसके लिए अपन फोर्स इक्वेशन लिख सकते हैं।
mg minus buoyancy force equals to mass into acceleration, right? m को अपन लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू g, buoyancy force डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू टोटल वॉल्यूम, क्योंकि इमर्ज भी पूरा का पूरा है, इनटू g, और मास को अगेन डेंसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम। तो सब जगह से टोटल वॉल्यूम का टर्म कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स g आ जाएगी। समझा ये सबको? अच्छा, जो फर्स्ट केस था, एक और चीज सब लोग ऑब्जर्व करो। फर्स्ट केस में जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड से ज्यादा था, इस केस में अगर मैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर पूरा जबरदस्ती ले जाऊं, ऊपर से फोर्स अप्लाई करके, और लिक्विड के अंदर कहीं पे छोड़ दूं, तो ये किस तरफ भागेगा? मैं सॉलिड को पूरा अंदर ले गया और अंदर ले जाके इसको छोड़ दिया, तो इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा? ऊपर होगा। ऊपर। ऊपर की तरफ, क्योंकि इस केस में बुओयेंसी फोर्स ऊपर की तरफ ज्यादा होगा और वेट नीचे की तरफ कम होगा। तो ऊपर की तरफ कितना एक्सेलरेशन आएगा ये निकालने के लिए अगेन तुम लोग फोर्स इक्वेशन लिख सकते हो। इसको सॉल्व करके तुम्हें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? उसी तरीके से अपन थर्ड केस में अप्लाई कर, यहाँ पे भी तुम्हें रिजल्ट रटने की जरूरत नहीं है, ये तरीका समझ लो सिर्फ। ओके, तो फर्स्ट केस में ये एक और पॉइंट ऐड कर देना कि अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है और ऑब्जेक्ट को अगर मैं फोर्सफुली यहां से रिलीज कर रहा हूं, रिलीज फ्रॉम दिस पोजीशन, तो वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। फर्स्ट पॉइंट में ये चीज नोट कर लो और उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट लिख लेना। ये हो गया लिख के? Yes, sir. ओके, अभी ये सेकेंड केस और थर्ड केस, इन दोनों को भी नोट कर लो। पूरा पैराग्राफ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बताया था बस वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। डेंसिटीज अगर इक्वल होगी तो ऑब्जेक्ट को तुम कहीं पे भी छोड़ोगे तो वहीं पे रहेगा, वेट और बुओयेंसी बैलेंस हो जाएगा हर जगह। डन? Yes, sir. फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम दे दो सेंटर ऑफ बुओयेंसी। सबने ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास के बारे में अच्छे से पढ़ लिया।
ओके, सो यहाँ पे मैं एक और टर्म डिफाइन करने वाला हूँ, सेंटर ऑफ बुएंसी। सेंटर ऑफ बुएंसी मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट इमर्स्ड होगा, तो इमर्स्ड होने पर वो लिक्विड के कुछ वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। जैसे इस वाले डायग्राम में वो लिक्विड के ये वाले वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा है। तो लिक्विड का जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, center of mass of the displaced liquid is called as the center of buoyancy. center of mass का इंपॉर्टेंस क्या था? अपन सेंटर ऑफ मास पे किसी भी बॉडी का कौन सा फोर्स एक्ट करवाते थे? अगर मान लो कोई भी एक रैंडम बॉडी है जो अर्थ के सरफेस के नियर बाय, मतलब मैं जी की वैल्यू कांस्टेंट मान रहा हूँ हर एक पॉइंट पे, और इसका अगर ये सेंटर ऑफ मास था, तो इसका पूरा का पूरा वेट अपन सेंटर ऑफ मास से पास करवा देते थे। तुम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में भी ये चीज अप्लाई कर रहे होंगे, राइट? यस किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से mg पास हो रहा होगा। तो उसी लॉजिक से सेंटर ऑफ बुएंसी का भी वैसा ही इंपॉर्टेंस है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट होने दो, अगर वो लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड है, लिक्विड के अंदर अगर वो फ्लोट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ बुएंसी का निकलने का तरीका क्या होगा? जो भी डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का सिंपली सेंटर ऑफ मास निकाल लो। तो इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा उसको अपन सेंटर ऑफ बुएंसी बोलेंगे, सीओबी। और जिस तरीके से वेट को अपन सेंटर ऑफ मास पे ड्रॉ करते थे, उसी तरीके से अपन अज्यूम कर सकते हैं कि जो बुएंसी फोर्स लिक्विड लगा रहा होगा इस ऑब्जेक्ट पे, वो सेंटर ऑफ बुएंसी पे एक्ट करेगा। समझ में आया सबको? अगर मान लो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इमर्स हो गया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इमर्स हो गया, तो उस केस में सेंटर ऑफ बुएंसी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर जाएंगे, है ना? सेंटर ऑफ बुएंसी इस लिक्विड का सेंटर ऑफ मास होगा। और अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, इफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म, in that case center of mass and center of buoyancy will be exactly equal for completely immersed object. ये चीज फॉलो कर पा रहे हो सब लोग? एनी कंफ्यूजन? ओके, इसको नोट डाउन कर लो। सर यस, बताओ। सेंटर ऑफ बुएंसी पे बुएंसी फोर्स लगते हैं। करेक्ट। लिक्विड जो भी बुओयेंसी फोर्स लगा रहा होगा, अपन अज्यूम कर सकते हैं कि वो सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे लग रहा होगा, वो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। जैसे वेट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास पे होता था ना, यस सर। उसी लॉजिक से नेक्स्ट टाइम से तुम बुओयेंसी फोर्स को सेंटर ऑफ बुओयेंसी पे अप्लाई कर सकते हो। ओके सर। देख लिया इसको सबने? ऑब्जेक्ट अगर पार्शियली इमर्स्ड होगा तो उस केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बुओयेंसी अलग होंगे। ये भी तुम डायग्राम 1 से ऑब्जर्व कर पा रहे हो।
डन सर। ऑलराइट, एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, देखो इसमें। अ बॉल ऑफ डेंसिटी सिग्मा is released from height h from above the surface of the water. If the density of water is rho, then find the maximum depth to which the ball will go inside water. Neglect resistance due to air to the motion of the ball. Also find the total time of the periodic motion for one cycle. तो देखो सवाल के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम को जूम इन कर देता हूं। अपन को लिक्विड का डेंसिटी भी दिया हुआ है रो, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है और लिक्विड का डेंसिटी रो दिया हुआ है। और ऑब्जेक्ट को तुम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान लो, इसको h हाइट से लिक्विड के ऊपर ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब इसका इनिशियल स्पीड कितना होगा? 0. इनिशियल स्पीड 0 मान लो इसका, वेरी गुड। तो जब ये लिक्विड के अंदर एंटर करेगा तब तक उसने कुछ स्पीड एक्वायर कर लिया होगा और लिक्विड के अंदर वो कुछ डेप्थ तक जाके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। इसका मतलब जब वो लिक्विड के अंदर पूरा का पूरा इमर्स हो चुका होगा उस समय उस पर इफेक्टिवली नेट फोर्स ऊपर लग रहा होगा कि नीचे लग रहा होगा? कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? ऊपर से। बुओयेंसी फोर्स वेट से ज्यादा होगा। तो व्हेन कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड, व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड, उस पे जो नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो इसका मतलब वो उसका स्पीड कम होते जाएगा, एक पॉइंट पे वो रुक जाएगा और फिर वापस ऊपर एक्सेलरेट करेगा और वापस सरफेस पे आते आते उसका सेम स्पीड हो जाएगा और वो सेम हाइट तक जंप करेगा। क्योंकि यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि एनर्जी लॉस कहीं पे भी नहीं हो रहा, आइडियल कंडीशन मान रहे। लिक्विड में जब वो एंटर करेगा तो प्रैक्टिकली तो स्प्लैशिंग की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट, बट यहाँ पे आइडियल कंडीशन में मान लो कि एनर्जी लॉस भी नहीं हो रहा, तो कंटिन्यूस ये ऑसिलेशन चलते जाएगा। वो लिक्विड के अंदर जाएगा, वापस सरफेस पे आके वहां से शूट अप करेगा, सेम हाइट पे जाएगा, वापस गिरेगा। तो सबसे पहली बात, होगा क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा ना, अगर वो तो सबसे ऊपर नीचे जाके रुक जाएगा ना। अगर वो रुक गया तो सरफेस तक आते आते उसने वापस कुछ स्पीड एक्वायर कर लिया होगा ना रिटर्न जर्नी में। यस सर। देख इस मोशन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट को ए नाम दे देते सर इसी डायग्राम में देख लो, इसी डायग्राम में मैं देखो मार्क करके दिखा रहा हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट को ए नाम दे देते, सी इसको सी नाम दे देते, ठीक है। तो नीचे जाते समय उसने सी तक कुछ स्पीड एक्वायर किया होगा नीचे की तरफ, यस और नो? यस। और C2B मोशन जो है, C2B मोशन पे उसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो किस तरफ रहेगा? ऊपर। नेट एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड थ्रू आउट द जर्नी ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब आइडियल माना है ना, इसलिए पूरा का पूरा इमर्स्ड है ना, सारे फोर्सेस कांस्टेंट है, बुओयेंसी Yes, sir. फोर्स ऊपर कांस्टेंट है और वेट भी नीचे कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, Yes. राइट? इसका मतलब वो बी पे वो रेस्ट पे आ जाएगा, एट बी इट विल कम टू रेस्ट। और लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ ही, इसका मतलब वो बी से सी तक उसका स्पीड वापस 0 से v बढ़ जाएगा। अगर सी पे मैं इसका स्पीड v मान रहा था, सी पे अगर मैं इसका स्पीड v मान लूं तो सी से b तक उसका स्पीड v से 0 हो गया ना। तो तू नोटिस कर पा रहा है कि b से c तक उसका स्पीड वापस 0 से v हो जाएगा, काइनेमेटिक्स। सर मेरा डाउट ये था कि वो बी पे तो रुक जाएगा फिर वापस ऊपर आएगा सी तक, फिर सी पे तो रुक जाना चाहिए ना, वापस रुक कैसे जाना चाहिए? ऑसिलेट? मुझे बता b से c तक का जो मोशन है वो कैसा मोशन है? इस एक्सीलरेट। पूरे मोशन में उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ही है ना। यस सर। इसका मतलब उसका स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होने वाला है b से c तक के मोशन में। यस सर। तो c तक पहुंचते पहुंचते तो उसने कुछ स्पीड एक्वायर कर लिया होगा यस सर। एंड सेम स्पीड एक्वायर किया होगा ना। तो ऐसे इमेजिन कर कि किसी ऑब्जेक्ट को जब तू ऊपर फेंकता है v स्पीड से, तो a से b तक पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड v से 0 हो जाता है और b से a आते आते वापस उसका स्पीड v हो जाता है ना। सेम लॉजिक, उसी लॉजिक से c से b तक अगर उसका स्पीड v से 0 हो रहा है तो b से c तक आते आते उसका स्पीड वापस 0 से v हो जाएगा। यस सर। ओके,
तो बट वो अगर मुझे रुकेगा नहीं बीसी पे, वो डाउट है मेरा। अच्छा वो डाउट क्लेरिफाई नहीं हुआ अभी तक मैंने जो बताया। नो सर, मेरा डाउट ये इसको था अभी ना भी लग रहा है कि कि सी पे रुकना चाहिए। क्योंकि ऊपर हवा में कैसे जाएगा फिर? अगर सी तक पहुंचते पहुंचते उसने कुछ स्पीड एक्वायर किया वी अपवर्ड्स तो शूट अप कर जाएगा ना ऊपर। किसी चीज को अगर तू पानी के अंदर से वी स्पीड से ऊपर फेंक रहा है तो हवे में ही जाएगा ना फिर वापस। एमजी उसको ये नहीं करेगा अपोज? हाँ तो ऊपर जाके धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाएगा बट एमजी को उसको जीरो करने के लिए टाइम लगेगा ना। ओके सर। तू ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकता है। अगर तू एक ऐसे ऑब्जेक्ट को लेना जिसका डेंसिटी पानी से कम, तो एयर बलून या कुछ भी ले सकता है जो पानी से कम डेंस है, उसको पानी के अंदर फोर्सफुली डुबा दे और छोड़ दे, तो वो ऑब्जेक्ट पानी के सरफेस से ऊपर शूट अप नहीं करेगा, कुछ हाइट तक नहीं जाएगा। तो वो जाएगा तो ना। सरफेस पे रुक जाता है ना, अगर फोर्सफुली नीचे दबाए तो? फोर्सफुली नीचे दबाया तो थोड़ा तो वो जंप करता है, कभी नोटिस करके देखना। हाँ यस सर, थोड़ा कर प्रैक्टिकली देगा। वो जंप करेगा थोड़ा सा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो अगर मान लो मुझे सबसे पहले अगर पता लगाना हो कि वो कितने डेप्थ तक जा रहा है, सबने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है। Yes, Yes, sir. sir. इफ आई अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो इसको सॉल्व करने के लिए तुम काइनेमेटिक्स भी अप्लाई कर सकते हो बट काइनेमेटिक्स थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना होगा, फिर इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स लिखना होगा। तो उससे बेटर मैं डायरेक्टली ए से बी तक मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो। अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस केस में मुझे बताओ ए पे काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0. 0. जीरो। और बी पे भी काइनेटिक एनर्जी कितना है? बी पे भी तो वो रुक गया था ना मैक्सिमम डेप्थ में Yes, sir. जाके, तो बी पे भी जीरो होगा। दैट मीन्स डेल्टा के इज जीरो। और ए से बी के जर्नी पे कौन कौन से फोर्सेस उस पे वर्क कर रहे हैं? ग्रेविटी और Potential energy. Bound. बुएंसी, यही दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं उस पे। ग्रेविटी का वर्क डन आई होप सब ये निकाल पा रहे। एम जी एच प्लस एच वन होगा। ए से बी तक वो ओवरऑल एच प्लस एच वन हाइट नीचे जा रहा है, तो ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया होगा। एम जी एच प्लस एच वन, ये पढ़ा है सबने वर्क एनर्जी चैप्टर में। Yes, sir. Yes, sir. और बुएंसी पिक्चर में कब आया होगा? कौन से पॉइंट से बुएंसी लगना चालू हो गया होगा ए से बी के जर्नी में? C point. बुएंसी तो सी पॉइंट से एक्टिवेट हुआ होगा ना, तो खाली वो सी से बी तक की जर्नी में लग रहा होगा। और सी से बी तक की जर्नी में बुएंसी कहाँ लग रहा होगा, ऊपर या नीचे? ऊपर. ऊपर। और बुएंसी फोर्स की वैल्यू क्या होगी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। ये बुएंसी फोर्स ऊपर लग रहा होगा बट डिस्प्लेसमेंट h1 नीचे हुआ, तो इनटू cos 180 नेगेटिव. कर देंगे, एक माइनस साइन आ जाएगा बुएंसी के वर्क में। ये बात समझ में आई सबको? वर्क डन बाय बुएंसी। Yes, sir. तो इस पूरे इक्वेशन में से g कैंसिल हो जाएगा और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट ये लिख दो h प्लस h1। और ये जो टर्म नेगेटिव है उसको RHS में ले जाके पॉजिटिव कर दो, तो ये RHS में जाके सिंपली डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट टाइम्स h1 बन जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो गया और इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन को h1 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। रो नॉट h प्लस रो नॉट h1 इक्वल्स टू रो एल h1। तो रो नॉट h इज रो एल माइनस रो नॉट h1। तो h1 की वैल्यू आ रही है हमें रो नॉट h अपॉन रो एल माइनस रो नॉट। ये समझ में आया कि नहीं सबको? यस सर। वो मैक्सिमम h1 डेप्थ तक जाएगा, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया। और अगर मुझे ऑसिलेशन का टाइम निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो बस मुझे एक साइकिल का टाइम निकालना है। और एक साइकिल मतलब ए से सी, सी से बी, देन अगेन बी टू सी, देन अगेन सी टू ए। बट तुम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो सिमेट्री से कि ये वाला जो टाइम होगा और ये वाला जो टाइम होगा वो सेम होगा, ए टू सी एंड सी टू ए। Yes, sir. एंड सिमिलरली सी टू बी एंड अगेन बैक बी टू सी, ये रिवर्स जर्नी का भी टाइम सेम होगा। तो बस मैं तो सिर्फ ए टू सी का टाइम निकालूंगा
ये टाइम t1 मान लेता हूँ और C2B का टाइम निकालूंगा, ये टाइम t2 मान लूंगा, और वंस आई गेट t1 एंड t2 मैं टाइम पीरियड क्या रिपोर्ट करूंगा बताओ? T1 plus T2, 2T1. 2 टाइम्स t1 प्लस t2, क्योंकि रिटर्न जर्नी के लिए भी उतना ही टाइम लग रहा है, एंड टाइम पीरियड इज टोटल टाइम इंक्लूडिंग द रिटर्न जर्नी, पूरे एक साइकिल को कंप्लीट करने का टाइम। ए से सी तक का टाइम क्या होगा? अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से h हाइट नीचे गिर रहा है तो सेकेंड इक्वेशन से तुम प्रूव कर सकते हो, सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से, टाइम इज 2h/g का अंडर रूट, राइट? Yes, sir. एंड सी से बी टाइम कैसे निकालोगे? उसके लिए तुम्हें थोड़ा काइनेमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। सी पे जो स्पीड होगा वो 2gh का अंडर रूट होगा, और सी से बी में जो फाइनल स्पीड होगा, फाइनल स्पीड इज 0, और सी से बी के जर्नी में तुम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो बुएंसी और वेट को अप्लाई करके, और अगर तुम्हें एक्सेलरेशन भी मिल गया तो सी से बी तक का टाइम निकालने के लिए मुझे बताओ इन सब पे तुम कौन सा इक्वेशन लगा सकते हो? तुम्हें So इनिशियल V is स्पीड पता equal है, to U plus 8. करेक्ट, v इक्वल्स टू u प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो तो तुम्हें t2 भी मिल जाएगा इससे। ये इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है 0, एक्सेलरेशन भी तुम्हें निकालना आता है। थर्ड केस होगा ना ये, नहीं सॉरी सेकंड केस, फर्स्ट केस होगा, फर्स्ट केस जो मैंने तुम्हें बताया था, बुएंसी इज मोर देन वेट, तो बुएंसी माइनस वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उस इक्वेशन से तुम एक्सेलरेशन भी निकाल लोगे और फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके तुम्हें t2 भी मिल जाएगा। सॉल्व कर लोगे अभी ये खुद से बाद में, ये Yes, क्वेश्चन sir. मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें अप्रोच बता दिया, खुद से सोच के ट्राई करना अभी इसका। रेफरेंस के लिए सोल्यूशन भी दिया हुआ है, बट सोल्यूशन को स्टार्टिंग में अवॉइड करना, खाली क्वेश्चन पढ़ते हुए खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। सर यस बताओ। सर वो वापस ए तक जाएगा ना फिर, मतलब ऐसे आइडल कंडीशन में एज्यूम किया? हाँ वापस ए तक जाएगा, क्योंकि आइडियल कंडीशन में कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं होगा ना। अगर मान ले Yes, वो ए तक ना जाके थोड़ा नीचे तक ही जाता, मतलब उसने अपना कुछ एनर्जी लूज कर दिया होता उस केस में, इसीलिए Yes, वो ए तक नहीं पहुंच पा रहा होता। बट ओके सर। हम यहाँ पे आइडियल कंडीशन मान रहे हैं, यहाँ पे सवाल में दिया है ना, नेग्लेक्ट एनी रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर एंड स्प्लैशिंग, भी ऐड कर देता हूँ, नेग्लेक्ट एनी रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर एंड स्प्लैशिंग, तो एनर्जी लॉस कहीं होगा ही नहीं। ओके, ओके सर। तो ये सवाल बाद में ट्राई कर लेना, और भी कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना। इतना आसान सवाल भी नहीं है, बट अगर तुम टॉर्क इक्वेशन लिख पा रहे हो, टॉर्क इक्वेशन लगाना तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है, तो तुम इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है? एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो अपन अगली बार डिस्कस कर लेंगे ये वाला सवाल भी। ओके, नेक्स्ट टाइम अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन द सबमर्ज्ड पार्ट, ठीक है? ओके चलो फिर, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। बाय सर।